फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन छत्तीसगढ़ में काफी पीसफुल तरीके से निकले, जो पिछले 2 दशक में बिल्कुल उम्मीद नहीं की गई थी कि ऐसा कभी होगा भी। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी बड़े नक्सल अटैक के ये इलेक्शन निकल गया। उसका फर्स्ट फेज। अब सेकेंड फेज है 3 बड़े बड़ी सीटों पर, महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर। यहां पर भी नक्सलवाद के असर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पर से सबसे वीआईपी सीट जो मानी जा रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, न कि सिर्फ सेकंड फेज में, वो है राजनांदगांव की, क्योंकि उससे कोई और नहीं बल्कि पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खड़े हैं और आए दिन सुर्खियों में बने हुए रहते हैं। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चांसेस हैं भूपेश बघेल के ये इलेक्शन को जीतने के, और अगर वो ये इलेक्शन जीत नहीं पाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, जय जौहार। मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंडअप पे। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। ये बहुत साफ हो गई है सर कि जो इलेक्शन है बहुत ही कम उत्साह है लोगों में, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये बात बोलनी मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये चीज काफी ऑब्वियस नजर आ रही है कि 68% बस्तर में जो वोटिंग रहा वो नॉर्मल रहा, जितना हमेशा से होता हुआ आया है। 1-2% की पिछले बार 1-2% की कमी रही, लेकिन इस बार काफी ठीक ठाक रहा। पूरे देश की बात करूं तो उत्साह की कमी लग रही है। आपको क्या लग रहा है यहां पर कांग्रेस के क्या चांसेस, स्पेशली राजनांदगांव में भूपेश बघेल के क्या चांसेस है, कांग्रेस के चांसेस और भूपेश बघेल के चांसेस राजनांदगांव सीट को लेकर? क्योंकि उनके सामने एक सिटिंग एमपी को भिड़ाया गया है जो संतोष पांडे हैं, जो व्यवहार को लेकर और अपने व्यवहार और अपने काम से, अपने हिंदूवादी इमेज की वजह से उस क्षेत्र में तो काफी ज्यादा जाने माने हैं। तो आपको क्या लग रहा है भूपेश बघेल के चांसेस क्या है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिन 2-3 सीटों पे कांग्रेस की थोड़ी बहुत भी संभावना मानी जाती है, उनमें नांदगांव भी एक है, राजनांदगांव। वहां से मोतीलाल वोरा और दूसरे कांग्रेस के लोग कई बार वहां से सांसद रहे। रमन सिंह, उनके बेटे, और अभी के संतोष पांडे जो हैं, ये भी वहां से सांसद रहे। बीजेपी भी रही है वहां से। राजनांदगांव एक ऐसा इलाका है जो पहले दुर्ग जिले का हिस्सा था, तो भूपेश बघेल वहां के लिए कोई परदेसिया भी नहीं है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में अभी लोग दूर दूर से जाके चुनाव लड़ रहे हैं। जो देवेंद्र यादव हैं, ये भिलाई से जाकर बिलासपुर से लड़ रहे हैं। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा से लड़ रही हैं। तो भूपेश बघेल विदेशी परदेशी नहीं है राजनांदगांव के लिए। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है। लीडर भी नहीं है सबसे बड़े, मुद्दा भी सबसे बड़े हैं। आपको बतलाऊं मैं कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल के जाने से ही वो चुनाव बन गया था। उसके बिना ये लग ही नहीं रहा था कि राजनांदगांव में कोई चुनाव होगा। जैसे कि सरोज पांडे के कोरबा जाने से कोरबा चुनाव हो गया। ऐसे कुछ एक सीटें हैं जिनमें पहले कोई मुकाबला नहीं लग रहा था। इन लोगों के जाने की वजह से वो मुकाबला बना। भूपेश बघेल जो हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। अच्छे हों बुरे हों, कांग्रेस की इमेज छत्तीसगढ़ में अच्छी हो बुरी हो, जो भी है, कांग्रेस के पास उनसे बड़ा चेहरा वहां के लिए नहीं था। वो चाहते थे नहीं चाहते थे, ये बात अब इररिलेवेंट है। अभी प्रासंगिक ये है कि भूपेश बघेल वहां पर खूब मेहनत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई मोबाइल वगैरह बांटे हो मुझको सुनाई नहीं पड़ रहा है पत्रकारों को, अभी तक मुझको तो नहीं मिला है। तो वो खर्च कितना कर रहे हैं मुझको नहीं मालूम, लेकिन वो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, दमखम के साथ लड़ते हैं, फिजिकली फिट हैं। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में राजनांदगांव में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में जितना अच्छा काम किया और जितना बुरा भी काम किया, इन दोनों का पूरा क्रेडिट और डिसक्रेडिट भूपेश बघेल को जाता है। तो मेरा ये मानना है कि बाकी देश का मैं नहीं जानता, बाकी देश में हो सकता है कि चुनाव खड़गे वर्सेस मोदी, राहुल वर्सेस मोदी ऐसा हो रहा हो, बाकी देश में मुझको नहीं मालूम है। छत्तीसगढ़ में चुनाव जो है भूपेश के 5 साल और मोदी के 10 साल, इसके बीच चुनाव हो रहा है पूरे 11 सीटों पर। मेरा मानना है कि मोदी के मुकाबले राहुल, खड़गे, इंडिया गठबंधन ये कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ में। यहाँ केवल भूपेश के 5 साल, बस यही है। तो इस बात को समझने की हमको जरूरत है कि जो आइकॉन है पिछले 5 साल का, जो 5 साल का सबसे बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश का, वो खुद ही वहां लड़ रहा है। यानी भूपेश गवर्नमेंट पर्सोनाफाइड इन राजनांदगांव।
तो 5 साल का सबसे अच्छा और 5 साल का सबसे बुरा, कांग्रेस इसको वहां एंजॉय करने जा रही है। सर इतने आइकॉनिक हैं भूपेश बघेल जी, तो अपने ही कजिन के अगेंस्ट क्यों नहीं लड़ सकते, विजय बघेल के अगेंस्ट? और भिलाई में, दुर्ग में वो उन्होंने विधानसभा लड़ा था और काफी कम डिफरेंस रहा, तो अपनी ही सीट से लड़ना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई और बड़ा चेहरा था दुर्ग के लिए जो राजनांदगांव शिफ्ट करना पड़ा भूपेश बघेल को, और उनकी तो कद इतना है, वो जिस सीट से बोले उस सीट से लड़ सकते हैं। उनका मन तो था नहीं, लेकिन उन्हें राजनांदगांव जाना जरूर पड़ा, एक ऐसा सीट जो बीजेपी होल्ड में माना जाता है। दो चीजें रहती है चुनाव में, आपको देखना होगा, पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट, ये दो चीजों पे नजर रखते हैं। ज्यादा वोट पाके हार जाना, इसमें कोई बहुत बहादुरी नहीं है। उसके बजाय किसी दूसरी सीट से अगर जीत की संभावना आपकी है, जैसे भूपेश बघेल अगर दुर्ग से अपनी सीट से लड़ते, अपने जिले से लड़ते, तो बहुत बुरी तरह से हार सकते थे वहां। राजनांदगांव में आज थोड़ा डावाडोल है, कुछ लोग ऐसा कहते भी मिलते हैं भूपेश बघेल पता नहीं शायद जीत भी जाए, ये एक फर्क है। तो जब आप किसी अपने तुरुप के पत्ते को इस्तेमाल करते हैं तो किसी अच्छी बाजी में इस्तेमाल करते हैं। तो राजनांदगांव जो है कांग्रेस की जीत का संभावना वाला इसलिए संसदीय क्षेत्र है कि अभी हाल में 6 महीना पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 5 सीटों पे कांग्रेस जीती है शायद, और 3 पे भाजपा जीती है। जी बिल्कुल सही। दुर्ग में ऐसा नहीं है, दुर्ग पार्लियामेंट्री सीट में तो कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी है। तो ये एक बिल्कुल अलग माहौल है। राजनांदगांव में जीत की संभावना कांग्रेस की काफी ज्यादा है। तो भूपेश बघेल ने राजनांदगांव को छांटा और पार्टी ने भी उनको वहां का छांटा। कम से कम एक कैंडिडेट तो जीत जाए ऐसा सोचा होगा पार्टी ने। जैसे आपको याद है 2014 में ताम्रध्वज साहू अकेले जीते थे, नहीं तो लोकसभा में कांग्रेस का छत्तीसगढ़ से कोई सांसद नहीं होता। जी तो काफी स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है। मुझको लगता है कि जहां जीत की संभावना थी वहां खड़ा किया गया। ऐसा नहीं कि जो सबसे मुश्किल सीट है वहां सबसे बड़े को झोंक दो, वहां हारना तय रहता दुर्ग से उनका। लेकिन सर तीसरी लोकसभा है भूपेश बघेल की, अगर ये भी हार जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर क्या रहेगा, इस पे बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। और हर किसी के मन में ये एक रहता ही है, एक थॉट प्रोसेस, एंड आई थिंक वो खुद भी इस सवाल से जूझ रहे होंगे कि अगर वो ये हार जाते हैं तो उनकी पॉलिटिकल करियर की ट्रेजेक्ट्री किस डायरेक्शन में जाएगी, किस तरफ जाएगी। बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, बड़ा ही दिलचस्प। भूपेश बघेल की पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री और उनका फ्यूचर, ये इस पे निर्भर नहीं करेगा कि वो राजनांदगांव जीतते हैं या हारते हैं। वो इस पे निर्भर करेगा कि पूरे देश में कांग्रेस का स्कोर क्या रहता है। अगर पूरे देश में ही कांग्रेस कमजोर हो जाएगी तो कांग्रेस की दिल्ली में बोलती बंद हो जाएगी। कोई हाईकमान वहां पे भूपेश बघेल को रोकने टोकने वाले रहेंगे नहीं। तो भूपेश बघेल का भविष्य जो है, अपने भविष्य से ज्यादा कांग्रेस हाईकमान और पूरे देश में कांग्रेस के भविष्य इस पे है। दूसरा, जो 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, अगर कांग्रेस मान लीजिए 11 की 11 हार जाती हैं तो भूपेश बघेल की हार कोई उनका बहुत बड़ा नुकसान नहीं रहेगा। कांग्रेस सभी जगह हार गई। अगर मान लीजिए कांग्रेस पूरे देश में अपनी मौजूदा लोकसभा सीटें जो है उससे कम पाती है तो भी भूपेश बघेल पे कोई तोहमत नहीं आएगी। तो भूपेश बघेल का निजी बुरा इससे, इस चुनाव से कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर वो जीत जाते हैं और अगर वो अकेले सांसद रहेंगे लोकसभा में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के, तो वो ट्रेजेक्ट्री एकदम ऊपर ले जाएगी उनको। एलन मस्क के जो सैटेलाइट शटल जो है, स्पेस शटल, ऐसा ऊपर ले जाएगी उनको। तो ये बड़ा रिस्क है, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं, कहीं भी नो रिस्क नो गेन। तो भूपेश बघेल को थोड़ा सा रिस्क है, हार जाएंगे यहाँ से तो हारने से भी विधानसभा में तो है ही, अभी इस्तीफा तो देना नहीं है। तो विधानसभा में विधायक बने रहेंगे छत्तीसगढ़ में। देश में पूरी जगह कांग्रेस के हारने का आसार दिखता है, कई जगह दिखता है। लोगों का कहना है कि मौजूदा सीटें हैं वो भी घट सकती हैं। मैं नहीं कहता, मैं चुनावी घोषणा नहीं करता। भूपेश बघेल के बारे में कह रहा हूं मैं, इस चुनाव से उनका नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। इस चुनाव से वो प्रासंगिक हो गए हैं, पार्टी में, पार्टी के लिए प्रासंगिक हो गए हैं। आज उनके नाम की चर्चा हो रही है, आप मुझसे बात कर रही हैं 5 मिनट 7 मिनट भूपेश बघेल के बारे में आप बात कर रही हैं मुझसे। वो अगर विधायक रहते 90 सीटों पे घूमते, ठीक है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप से, और मान लीजिए सभी जगह 90 में से 70-50 विधानसभा सीटों में
कांग्रेस पार्टी हार जाती, तो क्या होता। लेकिन कहीं ना कहीं बौखलाहट भी नजर आती है भूपेश बघेल में काफी ज्यादा। अभी जब वो कैंपेनिंग करने जा रहे हैं, कहा जाता है 40-40 गांव एक दिन में करते हैं, तो इंसान, एक पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बाय द एंड ऑफ द डे। लेकिन जो व्यवहारिक जो चीजें हैं वो भी ग्राउंड लेवल पर लोगों तक पहुंच रही हैं और एक बुरा असर डाल रही है भूपेश बघेल पे। वही अगर संतोष पांडे की बात करें तो हम किसी भी पॉलिटिशियन के एडवोकेट नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी संतोष पांडे के लिए लोग अच्छा बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यवहारिक जो एरिगेंस है भूपेश बघेल में आज भी, कि वो अभी भी अपने आप को सीएम समझ रहे हैं, और वो चीज ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि ये भारी पड़ सकता है उनको, ये व्यवहारिक एरिगेंस जो है वो शायद वोट्स में ट्रांसलेट हो जाए? मुझको लग रहा है भूपेश बघेल अपने जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूँ उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उनके सबसे करीबी लोग जेल में हैं। हाँ। बहुत तरह के आईटी के, ईडी के इतने सारे केस हो गए। उनके सारे करीबी लोग, जिन लोगों ने 5 साल उनकी सरकार चलाई थी, जो 5 साल इस सरकार को हाँक रहे थे, वो जेल में है। तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल के दिमाग पर ये तनाव है कि उनके सारे करीबी लोग जेल चले गए हैं, क्या होगा आगे। इस तनाव से मुक्त वो नहीं रह सकते, क्योंकि आपने दिल्ली में देखा है ना केजरीवाल को जिस तरह से ईडी ने घेरा है, कि अगर सरकार का फैसला था, कैबिनेट का फैसला था, तो मुख्यमंत्री कैसे बाहर रहेगा। भूपेश बघेल के ऊपर से खतरे के बादल अभी पूरी तरह से छंटे नहीं हैं। मुझको लगता है कि अपने आसपास के लोगों को जितना ध्यान उनको वोटर को नमस्ते करने में रहता होगा, उतना उनका दिमाग काम करता होगा। अभी और कोई अरेस्ट हो गया है क्या, ईडी ने कोई ESIR क्या है दर्ज कर लिया है क्या, तो मुझको लगता है ये उनके व्यवहार पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। एक दूसरा, उनको ये भी लग रहा होगा जब गांव-गांव जाके वोटर को नमस्ते करते होंगे, इन्हीं वोटर को मैंने धान का इतना दाम दिलवाया, मैं इतना दाम नहीं दिलवाता तो बीजेपी कभी तुमको इतना दाम देती क्या जिंदगी में। तो भूपेश बघेल ने ही धान की बोली बढ़ा बढ़ा के इतनी पहुंचा दी। उन्हीं किसानों ने उसको विधानसभा में वोट नहीं दिया। भूपेश बघेल ने कर्ज माफी की घोषणा की, भूपेश बघेल ने बिजली के बिल की माफी की घोषणा की, लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, उसकी पार्टी को वोट नहीं दिया। ये भी एक लग सकता है। आप मुझसे बदसलूकी करें, आप मुझसे बेवफा हो जाएं कि मैं आपको इतनी सारी छूट दे रहा हूं और आप मुझको वोट नहीं दे रहे हो। कितने नोट दिए भूपेश ने किसानों को और किसानों ने वोट नहीं दिया। तो जब भूपेश लोगों से मिलते होंगे तो मन में मलाल भी रहता होगा, उनका मन बोलता भी होगा, ठीक है चुनाव है तोला नमस्ते तो करत हो, लेकिन मोला भी याद है अच्छे से तुम मन जिताए नहीं हो मोर पार्टी ला। बट पॉलिटिक्स है सर, ये पॉलिटिक्स में इमोशंस, इंसान भी तो है ना। यानी कोई पॉलिटिक्स में आ गया इसका ये मतलब थोड़ी है वो रोबो हो गया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्न होने लगा। भूपेश बघेल आफ्टर ऑल इंसान है। मैं मान लीजिए अपने अखबार में किसी के 10 इंटरव्यू छापूं और जिस दिन उसको इश्तहार देना रहे वो मेरे अखबार को न दे और दूसरे अखबार को दे, तो मेरे मन में चोट तो लगेगी ना। तो कहीं ना कहीं उनका जो एरोगेंस है, ऐसा मुझको लग रहा है एरोगेंस उनका ये है कि उनके मन में एक चोट लगी है विधानसभा चुनाव में। उनको कभी लगा नहीं था कि उनकी ये दुर्गति होगी विधानसभा में, वोटर ऐसा दगा दे जाएंगे उनको, ये उनको लगा नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ के मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स ने उनके खिलाफ वोट किया। तो भूपेश बघेल के मन से ये मलाल निकला नहीं है, मलाल नहीं निकला है। गाल पे गुलाल लगा दिए होंगे चुनाव प्रचार में, लेकिन मन में मलाल है। तो गुलाल और मलाल के बीच का ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये आपको एरोगेंस की शक्ल में दिख रहा होगा। तो आपके हिसाब से उनके जीतने के चांसेस हैं? मैं ऐसा नहीं कहता, मैं इसको जीत से नहीं जोड़ता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में जिन 2-3 सीटों को कांग्रेस की संभावना वाला सीट माना जाता है, उनमें राजनांदगांव एक है। अरिथमेटिकली मैं तोता ज्योतिषी नहीं हूं कि तोते से पूछ के बता दूं आपको कौन जीतेगा, लेकिन 8 में से 5 विधानसभा सीटों पे वहां पे कांग्रेस जीती थी। अच्छा स्कोर था, वहां लोग अच्छे हैं कांग्रेस के प्रचार करने वाले। भूपेश बघेल खुद भी जितना दमखम के साथ जितना प्रचार करते हैं, अच्छे अच्छे लोग उतने में बीमार पड़ जाएं। बिल्कुल मेहनती हैं वो, यानी फिजिकली फिट हैं वो। तो इतना रोबस्ट कैंडिडेट है, इतना घूम रहा है, 40 गांव आप ही बतला रही हो, इतने इतने गांव अगर भूपेश बघेल जा रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वोटरों को मलाल भी होगा, किसानों को, इसने हमारे लिए इतना किया था, हमने विधानसभा में इसको हरा दिया।
कई लोग हो सकता है आउट ऑफ गिल्ट फीलिंग, ग्लानी में, अपराध बोध भी हो सकता है भूपेश बघेल को और कांग्रेस को वहां के वोट दे दें। बिल्कुल। कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ में एक तो 2-3 सीटों पे अगर जीत की संभावना रखती है, उनमें भूपेश बघेल भी, आपको दूसरा चीज याद रखना होगा, चाहे विधानसभा कितने ही हार गया कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल, एक भी कांग्रेस कैंडिडेट ऐसे नहीं है जो मुझको याद पड़ रहा है जिन्होंने अपने नॉमिनेशन में भूपेश बघेल को साथ में न रखा हो। बिल्कुल। हाँ। भूपेश बघेल के चेहरे की अभी न्यूज वैल्यू तो है। मुझको नहीं लगता वो किसी को पैसा दे रहे होंगे निकाल के अपने पास से, पत्रकारों को ही किसी को नहीं दिया है कुछ, वहां फोन वगैरह उन्होंने नहीं बांटा है, तो दूसरे कैंडिडेट को भी पैसा नहीं दिया होगा। लेकिन भूपेश बघेल की मौजूदगी जो है इट मेक्स अ ग्रेटर न्यूज वैल्यू। बिल्कुल। आप भूपेश की बात कर रही हैं मेरे से, दूसरे कैंडिडेट की तो आपने बात नहीं की है मुझसे, तो उनकी न्यूज वैल्यू है। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस हैज फील्डेड इट्स बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम राजनांदगांव। हाँ। राजनांदगांव जो है कांग्रेस की संभावना वाली सीट है। हाँ। भूपेश बघेल मेहनत करने वाले कैंडिडेट है। हाँ। पैसे की उनको कमी नहीं होगी। हाँ। थोड़ा बहुत उनके मन का मलाल जो है वो गुलाल में दब रहा होगा। हाँ। और जो उनके साथ के लोग काम करने वाले जो अंदर हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उसका तनाव जो है उनसे थोड़ा बहुत किसी से कड़वी बात कहलवा रहा होगा। बिल्कुल। कहने का मतलब तात्पर्य तो यही है कि भूपेश बघेल के चांसेस हैं और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पूरे इस इलेक्शन में एक जान फूंकने का काम किया है भूपेश बघेल जैसे कैंडिडेट को सबसे वीआईपी सीट राजनांदगांव से उतारकर। जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, बीजेपी का बैस्शन जरूर है, लेकिन इस बार चांसेस हो सकते हैं कि संतोष पांडे को भी हार का सामना करना पड़े जो सिटिंग एमपी है। आज के राउंडअप में बस इतना ही। कल हम एक फ्रेश एपिसोड, एक फ्रेश सब्जेक्ट पर एनालिसिस आप सबके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे, सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।